हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम DECE 1 का जो जून 2022 का पेपर है, इसके बचे हुए जो प्रश्न हैं उनके आंसर देखेंगे। इससे पहले जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने प्रश्न संख्या 1, 2, 3 के आंसर आप लोगों के साथ शेयर किए थे। इस वीडियो में हम बचे हुए प्रश्न जो हैं उनके आंसर देखेंगे। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, दूसरा है और तीसरा, इन तीनों के आंसर हमने देख लिए थे। अभी हमारा फोर्थ है प्रश्न। इसमें चौथे का क्या है कि ऐसे 5 तरीके बताने हैं जिनके माध्यम से माता पिता अपने स्वर्ण दोष वाले बच्चे के जीवन के प्रथम 3 वर्षों में भाषा को विकसित कर सकते हैं। अब जो श्रवण दोष है उसका मतलब होता है किसी बच्चे को सुनने में कोई परेशानी होती है, तो हमें कोई ऐसे 5 तरीके बताने हैं जो कि माता पिता उन तरीकों को अपना के अपने बच्चे की जो सुनने की क्षमता है उसके अंदर सुनने की क्षमता के अगर उसमें बच्चे में कमी है तो भी बच्चे के भाषाई विकास में कैसे सहायता कर सकता है ये। और इसका ख में पूछा गया है कि ऐसे 5 लक्षण या संकेतों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर आपको 1 वर्षीय बच्चे में दृष्टि दोष होने की आशंका हो सकती है। दूसरा ख है कि किन्हीं 5 लक्षणों या संकेतों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर आपको 1 वर्षीय बच्चे के दृष्टिकोण कैसे गलत हुए जा रहा है। अभी नेक्स्ट इसी का ख है प्रश्न कि किन्हीं 5 लक्षणों या संकेतों को सूचीबद्ध कीजिए कि उन लक्षणों के आधार पर हम जो 1 वर्ष का बच्चा है उसमें दृष्टि दोष होने की आशंका को हम जान सकते हैं, यानी कि किसी बच्चे को देखने संबंधी समस्या है, ये हम किस प्रकार से उसे देख के समझ सकते हैं। ऐसे 5 लक्षण या संकेत हमें बताने हैं। तो इसके क और ख दोनों का आंसर हम देखते हैं। श्रवण दोष वाला बच्चा, सुनने की जिसमें योग्यता कम होती है, बच्चे में क्षमता कम होते हैं, उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं भाषा अर्जन में। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो श्रवण दोष वाला बच्चा होता है उसके भावी विकास पर श्रवण दोष का सीधा प्रभाव पड़ता है, श्रवण दोष सीधा प्रभाव डालता है। अतः माता पिता को बच्चे में जो श्रवण शक्ति होती है उसका अगर क्षति हो तो उसका जैसे ही पता लग जाए तो तुरंत चिकित्सा केंद्र में अच्छे कान के चिकित्सक से पहले बच्चे का इलाज करवाना शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले बच्चे को एक अच्छे जो ऑडियोलॉजिस्ट होता है, यानी कि श्रवण विज्ञानी होता है, उनसे बच्चे की जांच करवानी चाहिए। और जब वो जांच करेगा उसके बाद उसकी जो बच्चे की सुनने की जो क्षति है उसका जो क्या स्तर बताएगा कि भाई किस लेवल का उसको सुनने संबंधी समस्याएं हैं या उसका क्या प्रकार है, उसका पता लगाने में वो सहायता करेंगे। और जब वो एक रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट के आधार पर बच्चे के जो नाक है, कान है, गले के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास वो भेजा जाएगा। कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो कि दवाइयों द्वारा ठीक की जा सकती है, यानी कि दवाइयाँ देंगे चिकित्सक और बच्चे की समस्याएं ठीक हो सकती है। जैसे कि अगर कान में कोई फुंसी वगैरह हो जाए तो बच्चे को सुनने में समस्या हो सकती है, तो वो सब दवाइयों से ठीक हो सकते हैं। परंतु कुछ अन्य समस्याएं हो सकती हैं जो कि चिकित्सा के द्वारा ठीक होना संभव नहीं होता है, यानी कि अगर दवाइयाँ दें या कोई इलाज करे उससे वो ठीक नहीं हो सकती है, तो बहुत सी ऐसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसे में श्रवण दोष पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता है, यानी कि बच्चे को सुनने संबंधी समस्या बची हुई रह सकती है, यानी ठीक नहीं होगी। तो ऐसे में बच्चे की 3 स्तर पर मदद की जा सकती है। पहले किस तरह से बच्चे की हेल्प कर सकते हैं कि यदि बच्चे को गंभीर श्रवण समस्या है तो बच्चे के कान में श्रवण यंत्र लगवाना चाहिए, यानी कि बच्चे के कान में जो सुनने की में जो बच्चे के सुनने की जो मशीन होती है वो लगवा सकते हैं। बच्चे को बोलना सीखने संबंधी प्रशिक्षण दिया जा सकता है जो कि सामान्य रूप से वाक चिकित्सक द्वारा दिया जा सकता है, यानी कि जो वाक चिकित्सक होता है वो बच्चे को बोलना सिखा सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि वो ही सिखाए, तो जैसे अगर हम घर पे भी या केंद्र में जो अध्यापक होते हैं वो भी इससे क्या थोड़ा बहुत उनके चिकित्सक से सीख के या फिर कहीं और से उस चीज़ की जानकारी की प्राप्त कर सकते हैं कि बच्चे को किस तरह से सिखा सकते हैं। घर पर भी प्रशिक्षण बच्चे को दे सकते हैं। बच्चे कुछ तकनीकें सीख कर बच्चे की मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अगर तीसरा क्या कर सके, यदि श्रवण क्षति मध्यम या गंभीर स्तर की है तो हो सकता है कि बच्चे की मौखिक भाषा का विकास उस स्तर तक ना हो पाए जहाँ तक कि उसके माध्यम से
कौन है? यदि श्रवण क्षति मध्यम या गंभीर स्तर की है तो हो सकता है कि बच्चे की मौखिक भाषा का विकास उस स्तर तक ना हो पाए जहां तक कि वह उसके माध्यम से अपनी बात कह सके, यानी कि उसकी गंभीर स्थिति हो सकती है सुनने की बच्चे की क्षमता की। ऐसे मामलों में बच्चों को ओष्ठ पठन, यानी कि बच्चे होठ को पढ़ के सीख सकते हैं, संकेत भाषा व अंगुली वर्तनी भाषा ये बच्चे को सिखा सकते हैं। हम उससे बच्चे की भाषा का विकास हम कर सकते हैं, बोलने का विकास कर सकते हैं। या बच्चा क्या, अगर सुनता नहीं है तो इन चीज़ों को बच्चा समझ सकता है, बच्चा बिना सुने भी उन चीज़ों को समझ सकता है जो विशेषज्ञ द्वारा सिखलाई जाती है। फिर भी हम ये प्रयास केंद्र व घर पर भी करके बच्चे का प्रशिक्षण जारी रख सकते हैं। अभी माता पिता के द्वारा भाषा अर्जित करने में बच्चे की सहायता कैसे की जा सकती है, हम ये देखेंगे। भाषा सीखने के लिए बच्चे को भाषा सिखाने के लिए माता पिता को बच्चे के साथ लगातार प्रयास करने होंगे। पहले क्या कर सकते हैं कि माता पिता बच्चों को सबसे पहले स्वर्ण यंत्र की अगर उसे ज़रूरत है तो ज़रूर उसका प्रयोग करवाएं, यानी कि झिझकना नहीं है इस संबंध में कि बच्चे को कान की मशीन लगवा देंगे या हेयरिंग लगवा देंगे तो बच्चा कैसा महसूस करे, ये सब नहीं है। क्योंकि अगर उसके पास बच्चा सुन ही नहीं पाएगा तो आगे हम क्या बच्चे को सिखा सकेंगे। सबसे पहले बच्चे का सुनना जरूरी होता है, इसलिए स्वर्ण यंत्र की अगर ज़रूरत है तो उसका प्रयोग करें। बच्चे की श्रवण क्षमता का प्रयोग करें, यानी बच्चे को जितना हो सके उतना सुनने के अवसर बच्चे को दें ताकि बच्चे को सुनने की आदत हो सके। माता पिता लगातार बच्चे से बातचीत करते रहें, बच्चे के साथ सामान्य दिनचर्या के बारे में बात करें। जब भी बच्चे को बोले तो सुनिश्चित करें कि बच्चे का मुंह हमारी ओर हो, यानी कि वो हमारी तरफ देख रहा हो, तब उस टाइम बोले कि बच्चा हमारे चेहरे को हाव भाव को देख के समझ सके। बच्चे को ओष्ठ पठन द्वारा वर्णों व शब्दों को सीखने के लिए शिक्षा दी जा सकती है। नेक्स्ट, बच्चे के साथ बातचीत करते समय इशारों व भाव भंगिमाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। हाव भाव का प्रयोग करेंगे तो इससे बच्चे को बातों का अर्थ समझने में सहायता मिलती है। बच्चे से बात करते समय उसे हमारे शब्दों को समझने के लिए होठों व चेहरे के भावों का अध्ययन करने का मौका देना होता है। इसके अलावा एक ही शब्द को हम बार बार दोहराएंगे, उससे क्या होगा कि बच्चा शब्द को समझकर उसे बोलने का प्रयास करेगा, बच्चा शब्दों को समझेगा, इससे भी उसके भाषाई विकास को बढ़ावा मिलेगा। सामान्य रूप से या फिर स्वाभाविक रूप से ही बोलना चाहिए, क्योंकि शब्दों को तेज या धीरे बोलेंगे तो इससे बच्चा भ्रमित हो सकता है। तो ये कुछ उपाय हैं जो हम बच्चे के भाषा का विकास करने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं, यानी कि अभिभावक भी प्रयोग में ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 4 का है, इसमें हमें बच्चे को बताना है कि 1 वर्ष के बच्चे में दृष्टि दोष होने का हमें कैसे पता लगा सकते हैं, तो वो बताना है। तो आँख की जांच करने से यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को या व्यक्ति को किस प्रकार का दृष्टि दोष है या नहीं है। किंतु आमतौर पर हम में से अधिकांश व्यक्ति आंखों की जांच के लिए तभी जाते हैं जब लंबे समय से आंखों में परेशानी महसूस हो, या फिर किसी चिकित्सक के पास जाते हैं तो आंखों को काफ़ी जब तक क्षति पहुंच चुकी होती है, यानी आंखें हमारी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी होती हैं। तो कुछ ऐसी छोटी मोटी समस्याएं हैं, अगर उनको हम समय रहते ध्यान देंगे तो वो समस्याएं हम दूर कर सकते हैं। और इनके बारे में हमें पता कैसे लग सकता है, छोटे कुछ लक्षण होते हैं, छोटे छोटे लक्षण होते हैं जिनके द्वारा हमें पता लग सकता है कि दृष्टि दोष हो सकता है किसी व्यक्ति में या फिर बच्चे के अंदर। तो यहाँ पे हमें 1 वर्ष के बच्चे के बारे में पूछा गया है, लक्षणों के बारे में। तो 1 वर्ष के बच्चे में जो लक्षण है उसमें आपको सारे नहीं लिख सकते हो, जैसे बच्चा पढ़ रहा है, अब 1 वर्ष का बच्चा पढ़ता थोड़ी है तो ये आप नहीं लिखेंगे। 1 वर्ष के बच्चे के लिए आप ये लिख सकते हैं कि बालिका आंखों को ज़्यादा रगड़ती हो, यानी कि बच्चे क्या आंखों को बार बार रगड़ता हो, एक आंख को बंद करती हो, ढकती हो, बेहतर देखने के प्रयास में सिर आगे की तरफ करती हो या एक और झुकाते हो, ये लिख सकते हैं। सामान्य से अधिक आंखें झपकाती हो, ये लिख सकते हैं। बारीकी का काम ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें बारीकी का काम 1 साल का बच्चा ज़्यादा बारीक काम नहीं करता है। ये लिख सकते हैं कि किसी वस्तु की जांच करते या फिर किसी चीज़ को अच्छी प्रकार से देखना हो तो बालिका उस वस्तु को आंखों के बहुत अधिक नज़दीक लेके आ जाती है। इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि किसी भी चीज़ को देखते समय अगर बच्चा भौहें चढ़ाता हो, जैसे अपनी ऐसे आंखें छोटी करके भौहें ऊपर की तरफ कर लेता है, देखने के प्रयास में पलकें भींच लेता हो, तो हमें लग सकता है कि उसे दृष्टि दोष हो सकता है। आंखों में लाली हो, सूजन हो या पलकों पे पपड़ी हो, आंखों से पानी बहता हो, जलन हो रही हो,
पलकों के ऊपर जो बिल्ली नामक रोग होता है आंखों में बच्चों में, वो निकलता हो बार बार। बालिका आंखों में खुजली, रगड़न या आंखों में जलन की शिकायत करती हो, आंखों की पुतलियां समान आकार की न हो, आंखों में क्या भैंगापन या तिरछा देखती हो, तो इन सब लक्षणों से हमें 1 वर्ष के बच्चे के अंदर दृष्टि दोष के होने का पता चल सकता है। तो इसमें यही लिख के आप ये नीचे भी ये लिख देंगे कि बच्चे वयस्क में ये कोई भी लक्षण नजर आए तो नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेनी जरूरी होती है। इनमें से एक या एक से अधिक लक्षण हो तो शायद हो सकता है कि दृष्टि दोष हो, इसलिए ये जो लक्षण है वो हमें बताते हैं कि किसी में दृष्टि दोष है या नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 के 3 भाग हैं, क, ख और ग। पहले में पूछा गया है कि संचार की जो बच्चे से बच्चे की कार्यनीति होती है उसका क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। बच्चे से बच्चे की कार्यनीति के बारे में बताना है और एक संदेश बताना है जो जिसके लिए आप इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। एक संदेश भी लिख सकते हैं कि इस कार्यनीति के लिए कौन सा संदेश चुनेंगे। संचार की जो विधि होते हैं तरीकों के रूप में निम्नलिखित का प्रयोग करने से क्या लाभ होते हैं, यानी भूमिका, अभिनय या कहानी की जो संचार का जो तरीका होता है उनके हमें लाभ बताना है, सिर्फ लाभ ही बताना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताना है। तो भूमिका, अभिनय और कहानी के लाभ बताने हैं। नेक्स्ट पूछा गया कि उपयुक्त प्रत्येक विधि से छोटे बच्चों के माता पिता को जो एक एक संदेश प्रभावी ढंग से दिया जा सकता है वह बताना है। तो ये जो भूमिका, अभिनय और कहानी है इसके लिए इस संचार माध्यम से हम एक एक संदेश बच्चों के माता पिता को क्या दे सकते हैं वो हमें बताना है। तो हमें क, ख, ग तीनों के आंसर देखते हैं। का क्या में हमसे पूछा गया था बच्चे से बच्चे की कार्यनीति क्या है। तो बच्चे से बच्चे की कार्यनीति का मतलब है कि कुछ बच्चों को प्रशिक्षित करेंगे और उनकी सहायता से अन्य बच्चों को प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे बच्चे अपने आप उस संदेश को एक दूसरे में पहुंचाते रहेंगे, बच्चे प्रशिक्षित होते रहेंगे, क्योंकि बच्चे शायद सीधे शिक्षकों से उतना खुलकर ना समझ सकते हो जितना कि वे एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत करते हैं। अब जो बच्चे से बच्चे की कार्यनीति होती है उसका उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। विभिन्न शहरों, नगरों या फिर देशों में माँ होते हैं वो भी आजीविका के लिए बाहर जाती है, पिता भी आजीविका के लिए घर से बाहर रहते हैं। तो ऐसे में छोटे बच्चे की जिम्मेदारी मुख्य रूप से घर के बड़े बच्चों को सौंप दी जाती है, या अगर माँ घर के काम में व्यस्त रहती है तो भी बड़ी बहन या बड़ा भाई है वो छोटे बच्चों को संभालते हैं और उसे खिलाना के लिए खाना खिलाना, खिलाना पिलाना, बहलाना आदि काम करते हैं। अगर इन बड़े बच्चों को ये सब काम ढंग से सिखा दिए जाएं और बच्चों के स्वास्थ्य स्तर, विकास में परिवर्तन के लिए हम ये जो बच्चे से बच्चे की कार्यनीति द्वारा उनको कुछ संदेश दे सकते हैं बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार के लिए। इस नीति का उद्देश्य है कि बड़े बच्चों को शिक्षित करना व उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे स्वयं भी अच्छी आदतें व मूल्य ग्रहण करें और उसके बाद वे अपने घर में छोटे भाई बहनों को भी इस चीज़ के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस कार्यनीति में बच्चों को स्वास्थ्य व बीमारी के निरोधक व निवारक उपाय समझाए जाते हैं, क्योंकि वे इन्हीं से जल्दी ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि बच्चे हमेशा सीखने की जिज्ञासा रहती है बच्चों में और उस उत्सुकता के अंदर नए नए प्रयोग भी करते हैं और वो जल्दी सीखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी निवारक व निरोधक उपायों को सीखने में उनके अंदर सामर्थ्य की भावना का विकास होता है, सामर्थ्य की भावना को बढ़ावा भी मिलता है, विकास होता है। बच्चों की ये जो आदतें होती हैं चूंकि वो पक्की नहीं हुई होती हैं अभी तक, यानी कि बच्चे क्या आते हैं अभी बनी रही होती हैं, तो इसलिए वे नए विचार हैं उनको मुक्त विचारों बातों को जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। बड़े बच्चे छोटे बच्चों के लिए अध्यापक के समान हो सकते हैं, क्योंकि वे बड़े बच्चे के खुशी खुशी सिखाते हैं और जो छोटे बच्चे खुशी खुशी बड़े बच्चों से सीखते हैं। जैसे खेल, सूचना, ज्ञान, अन्य कौशल वे एक दूसरे को अच्छे से समझा सकते हैं। प्रारंभिक वर्षों में सीखी गई आदतें बच्चों के मन में जीवन भर के लिए बैठ जाती है, जो कि भावी अभिभावक के रूप में अच्छी आदत, अच्छे मूल्य व अच्छे वातावरण के निर्माण में सहायता कर सकते हैं। बच्चे जो होते हैं वो एक दूसरे के विचार व अभिवृत्तियों के प्रति ज़्यादा अनुक्रिया दिखाते हैं। इससे बच्चे से बच्चे को सीखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। बच्चे किसी भी परिवार तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम हो सकते हैं, अतः उनके द्वारा माता पिता को भी समझाया जा सकता है और उनकी अभिवृत्तियों में बदलाव किया जा सकता है। बच्चे होते हैं वो किसी भी परिवार तक पहुंचने का एक अच्छा माध्यम होते हैं। इसमें बच्चे से बच्चे की जो कार्यनीति है इसमें हमारी भूमिका क्या है,
हम बच्चों में स्वयं सहायता कौशल अर्जित करने में इससे मदद कर सकते हैं, ताकि वे इन कौशलों से अपने व परिवार के जो अन्य लोग हैं उनके बीमार होने पर उनका उपयोग करके उनको ठीक कर सकते हैं या उनकी सहायता कर सकते हैं। जैसे बच्चों को हम अगर पौष्टिक भोजन, पौधे उगाना, भिन्न भिन्न रोगों से बचाव व रोग के कारण समझा सकते हैं। बच्चों को हम ये सभी आदतें कहानी, नाटक, कठपुतली के खेल, प्रदर्शनी इनके माध्यम से समझा सकते हैं। बच्चों को छोटे छोटे व्यायाम, जीवन रक्षक घोल, कट लगना, जल जाना, कीड़े मकोड़े काटना, इन पर प्राथमिक चिकित्सा बता सकते हैं। वातावरण को स्वच्छ रखने के बारे में भी कौशल सिखा सकते हैं। ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए हम बच्चों को छोटी छोटी प्रतियोगिताएं भी करवा सकते हैं, और इसमें हम स्कूली बच्चे होते हैं उनको, आसपास के जो बच्चे होते हैं उनको, आस पड़ोस के बच्चों को, उनके छोटे भाई बहनों को, उन सबको भी इसमें शामिल कर सकते हैं जो कि स्कूल नहीं जाते। इससे क्या बच्चे से बच्चे की कार्यनीति कारगर शामिल हो सकती है। अब बच्चे से बच्चे की कार्यनीति के लिए कौन कौन से हम जो संदेश होते हैं वो दे सकते हैं। एक तो पोषण से संबंधित संदेश दिया जा सकता है, जिसमें कि बच्चों को पूरक आहार के बारे में, बच्चों जो छोटे बच्चे होते हैं उनको उनके बारे में कि भाई इनको 6 महीने के बाद कौन कौन से पूरक आहार देने शुरू कर देने चाहिए। टीकाकरण के बारे में बता सकते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बता सकते हैं, छोटी मोटी परेशानी, चोट लगना, कटना, हल्का जलना, इनके बारे में शिक्षित किया जा सकता है। तो ये संदेश हम दे सकते हैं। 5वें के ख में भूमिका अभिनय और जो हमारा कहानी है उसके लाभ पूछे गए हैं। भूमिका अभिनय के लाभ क्या हैं? भूमिका अभिनय संचार का सरल, कम खर्च व प्रभावी तरीका है। इसके अंतर्गत कम समय में एक विशेष जो होता है विषय विशेष के कई आलोचनात्मक पहलू उभर कर सामने आ जाते हैं। भूमिका करेंगे तो एक सब्जेक्ट के बहुत सारी जो परेशानियां ना वो सब हम एक थोड़े से समय में सारी समस्याएं होते हैं लोगों के सामने भूमिका के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, तथा स्थिति विशेष के प्रति विभिन्न प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। भूमिका अभिनय समस्या पर सीधे ध्यान केंद्रित कराता है और उसका निराकरण भी प्रदान करता है, समस्या के ऊपर ध्यान भी बताता है और उसका उपाय भी बताता है कि भाई ये समस्या है तो इसका समाधान किस प्रकार से हो सकता है। भूमिका अभिनय जो होता है ये लोगों की अभिवृत्तियों व धारणाओं को बदलने में सहायता करता है और इस प्रकार उनके व्यवहार में भी यह परिवर्तन लाता है। जो बात हम किसी व्यक्ति से सीधे नहीं कह सकते तो वो चीज़ हम क्या भूमिका अभिनय के द्वारा बता सकते हैं। भूमिका अभिनय के लाभ हैं, इसमें कमियां हैं ये हमें यहाँ पे नहीं लिखना है क्योंकि इसमें हमसे सिर्फ लाभ पूछे गए हैं। हमसे पूछा गया था कहानी की सुनाने की विधि के भी क्या लाभ हैं। यह संदेश देने का प्रभावी तरीका है, इसमें श्रोताओं की रुचि व ध्यान बना रहता है। इसके द्वारा स्वयं की अभिवृत्तियां होती हैं उनके प्रति जागरूकता पैदा हो सकती है और दूसरे के विचारों के प्रति संवेदनशीलता भी आ सकती है। तो ये कहानी जो कि संचार की कहानी सुनाना विधि है उसके लाभ हैं। अब ये पूछा गया है कि इनके लिए क्या कौन कौन से संदेश दे सकते हैं। भूमिका अभिनय के लिए नशा मुक्ति से संबंधित संदेश दे सकते हैं और कहानी के द्वारा हम संगठन यानी एकता में बल है, एकता में शक्ति है का संदेश दे सकते हैं बच्चों को कहानी सुना के। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 6 है। 6 का क्या है कि ICDS कार्यक्रम होता है ना, वो उसके सामने आने वाली जो समस्याएं होती है, कौन कौन सी समस्याएं हैं उनके बारे में हमें बताना है। ICDS कार्यक्रम बच्चों व महिलाओं के विकास के लिए समेकित सेवा कार्यक्रम है। इसमें 0 से 6 साल की आयु के बच्चों व गर्भवती स्तनपान कराने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूरक आहार दिया जाए, टीकाकरण, स्वास्थ्य निरीक्षण, संदर्भ सेवाएं, पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा व औपचारिक पूर्व प्राथमिक यानी शाला पूर्व शिक्षा दी जाती है। वैसे तो जो एक ICDS कार्यक्रम है यह एक विस्तृत बाल विकास कार्यक्रम है, परंतु फिर भी इसके सामने अनेक चुनौतियां आती हैं। ICDS कार्यक्रम ने वैसे तो बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण व शिक्षा को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है, परंतु यह कार्यक्रम जैसा होना चाहिए वैसा परिणाम नहीं पा सका है क्योंकि इसके कार्यान्वयन में क्या कुछ समस्याएं आती हैं। इसके कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आती हैं इसके सामने, जैसे कि लोग इसे एक सरकारी कार्यक्रम समझते हैं। जो संबद्ध विभिन्न विभाग हैं उनकी विभिन्न सेवाओं के बीच समन्वय का अभाव है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होते हैं उनका निम्न शैक्षणिक स्तर होता है, वो भी एक समस्या है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अन्य ICDS कार्यकर्ता होते हैं उनका निम्न स्तरीय उत्प्रेरण भी एक समस्या है। नेक्स्ट एक समस्या आती है कि आंगनबाड़ी में रिकॉर्डों और रजिस्टरों की जांच पर अधिक बल दिया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में स्थान होता है वो कम होता है और क्रियाएं आयोजित करने के लिए अपर्याप्त सामग्री होती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो हमारे ICDS यानी कि आंगनबाड़ी की जो कार्यान्वयन है उसमें परेशानी ला सकती हैं।
नेक्स्ट छठे का ख है। इसमें हमसे पूछा गया कि जो हमारा केंद्र है, हमारा जो बच्चों का केंद्र होता है, इसमें जो कौशल होते हैं, मानव कौशल होते हैं, वो कौन कौन से कौशल होते हैं जो कि आवश्यक होते हैं। जो कौशल होते हैं वो प्रबंधन के जो कौशल होते हैं, इनको 3 श्रेणी में बांटा गया: तकनीकी कौशल, मानवीय कौशल व संकल्पनात्मक कौशल। तकनीकी कौशल है कि तकनीकी कौशल से तात्पर्य विभिन्न उपकरणों, प्रविधियों का प्रयोग करने की योग्यता। निचले स्तर के जो प्रबंधक होते हैं वे तकनीकी कौशल उनको जरूरी, मतलब सीखना जरूरी होता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार को विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उनको करने के लिए कर्मचारियों से वे सीधे संपर्क में रहते हैं। जैसे कि एक लेखाकार होता है, उसको ये जानना जरूरी होता है लेख कैसे रखे जाएंगे, कैसे लिखे जाएंगे, कहाँ रखे जाएंगे, ये सब चीज़ें उसे आनी चाहिए। यानी कि जैसे क्लर्क होगा तो उसे पता होना चाहिए कि जो क्लर्की में जो भी काम होता है वो चीज़ें उसको आनी ही चाहिए। तकनीकी कौशल है उसके लिए। प्रतिदिन का कार्य करने के लिए संगठन के प्रत्येक व्यक्ति में अपना प्रतिदिन का कार्य करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता होना विशिष्ट रूप से आवश्यक होता है। बाल देखभाल केंद्र में बच्चों के स्वास्थ्य के स्तर का अनुवीक्षण करना एवं शाला पूर्व केंद्र में बच्चों द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की योजना बनाना ऐसे कामों के उदाहरण है जहाँ पे कि तकनीकी कौशल प्रमुख होते हैं। दूसरा जो होता है प्रबंधन के कौशल होता है वो मानव कौशल। मानवीय कौशल अन्य कर्मचारियों के साथ काम करने, उन्हें समझने और प्रेरित करने से संबंधित होता है। किसी भी संगठन के भीतरी प्रबंधन के प्रत्येक स्तर पर इस कौशल की जरूरत होती है। सभी प्रकार के प्रबंधकीय क्रियाकलापों में अन्य लोगों से अंतःक्रिया करनी भी पड़ती है। इसलिए क्या है, हमारा मानव कौशल उच्च रूप से विकसित होना चाहिए, जो कि हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ बात करने, उनकी अभिवृत्तियाँ, उनकी इच्छाएं जानने, उनकी मान्यताएं, धारणाओं के बारे में जानने में मदद करता है। साथ ही हम उनकी कमियां व अच्छाइयों को भी समझ सकेंगे। प्रभावशाली रूप से प्रबंधन करने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने मानव कौशल को विकसित करें। नेक्स्ट हमारा प्रबंधन का कौशल जो होता है वो होता है संकल्पनात्मक कौशल। यह कौशल एक मानसिक योग्यता है जो कि संगठनात्मक रुचि व क्रियाओं को संगठित व समन्वित करता है। इसमें यह पहचान करने की योग्यता भी शामिल होती है कि संगठन में विविध हिस्से, भाग व प्रकार्य एक दूसरे पर किस प्रकार से निर्भर होते हैं। इन कौशलों के द्वारा एक व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि संगठन के एक भाग में होने वाले परिवर्तन से दूसरे भाग जो होते हैं वो किस प्रकार से उसे प्रभावित हो सकते हैं, किस प्रकार उसका प्रभाव दूसरी चीज़ों पर भी पड़ सकता है। जैसे कि हम अपने बाल देखभाल केंद्र में दोपहर के लिए भोजन की योजना बना रहे होते, तो हम न केवल हमें यह योग्यता होनी चाहिए कि अनुमान लगा सके कि इस निर्णय का क्या प्रभाव होगा या क्या लागत होगी, मैं ये पता होना चाहिए कार्यक्रम की प्रभावशालीता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बल्कि ये भी हमें समझना होगा कि हमारा काम भी किस प्रकार से इससे बढ़ जाएगा। तो ये सारे प्रबंधन संबंधी कौशल होते हैं जो कि केंद्र के लिए आवश्यक होते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 आता है। इसमें हमसे चार छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं, टॉपिक दिए गए हैं, और इसमें से हमें आंसर में किन्हीं 2 का वर्णन करना है। इनमें से आपको जो भी अच्छे से आता हो उसी के बारे में आप लिखिएगा। इसमें पहला पूछा गया, छोटे बच्चों को सेवाएं प्रदान करने वाले किसी एक संगठन की गतिविधि के बारे में बताना है। प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं। विशेष शिक्षा की विशेषताएं। अब विशेष शिक्षा क्या है, जो स्पेशल चाइल्ड्स को जो शिक्षा दी जाती है उसे विशेष शिक्षा कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं वो बताना है। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोबाइल क्रैश की कोई 5 अद्वितीय विशेषताएं बताइए। तो ये 4 टॉपिक दिए गए हैं, आपसे कोई भी इसमें से जो अच्छे से आंसर आपको याद हो वो आपको 2 लिखने होंगे। तो यहाँ पे मैं चारों के आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बच्चों के लिए काम करने वाला जो एक संगठन है उसके बारे में हमें लिखना है, उसकी गतिविधियां, उसके कार्य क्या क्या है उसके बारे में हमें बताना था। 7वें का क्या है, तो इसमें हम लिख सकते हैं भारत का SOS बाल ग्राम, SOS चिल्ड्रंस विलेज ऑफ इंडिया, ये हम लिख सकते हैं। भारत में जो SOS ग्राम बना था, बाल ग्राम बना था, वो सबसे पहले फरीदाबाद में बनाया गया था। जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अनेक बच्चों के माता पिता युद्ध, दुर्घटना, बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण मारे जाते हैं, तो बच्चे क्या अनाथ हो जाते हैं। और SOS बाल ग्राम एक ऐसा संगठन था जो कि ऐसे बच्चों को जिनके क्या माता पिता नहीं है, यानी कि वो अनाथ है या किसी अन्य कारण से वे बेघर हो गए हैं, तो उन्हें रहने के लिए घर मुहैया कराता है।
यह एक अनोखा संगठन है जहाँ पे बच्चे क्या घर के एक प्रेमपूर्ण वातावरण में बढ़ते हैं और जिसे वे अपना घर कह सकते हैं। एक स्वस्थ माहौल में उनकी स्नेहपूर्ण देखभाल भी की जाती है, उन्हें शिक्षा मिलती है, उनको प्रशिक्षित भी किया जाता है, उनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है, यानी कि उनको वो सब सुविधाएं दी जाती है जो उसे घर में मिल रही होती अगर उनका घर होता तो। और बड़े होकर वे एक जिम्मेदार वयस्क बनते हैं। एसओएस परिवार में जो बच्चे होते हैं वो अपना दुखद अतीत भूल जाते हैं, आशा व आनंद के साथ रहते हैं। आज से 40 साल पहले ऑस्ट्रेलिया के जो डॉक्टर हर्मन जिमेनर थे, उन्होंने निसहाय बच्चों की एक माँ के द्वारा देखभाल किए जाने और उन्हें एक घर व भाई बहन देने के विचार की पहल की, यानी कि जो भी बच्चे हैं निसहाय हैं, अनाथ हैं, उनको एक माँ, घर, भाई बहन ये सब देने के लिए सोचा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस टाइम बहुत से बच्चे अनाथ हो गए थे। बच्चों के लिए शुरू किया गया ये जो प्रयास था वो पूरे विश्व में एक आंदोलन के रूप में छा गया था। आज विश्व में लगभग 300 से अधिक एसओएस बालग्राम है। भारत में 30 से ज़्यादा एसओएस बालग्राम कार्यरत हैं और अन्य जो ये एसओएस बालग्राम है ये भी इनकी निर्माण की योजना बन रही है अभी। एसओएस जो संगठन होता है वो मानता है कि बच्चों के विकास के लिए परिवार का माहौल ही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। एक ठेठ एसओएस बालग्राम में 12 से लेकर 20 कॉटेज होते हैं और प्रत्येक कॉटेज में एक परिवार इकाई रहती है। एक परिवार इकाई में लड़के लड़कियां मिलकर दोनों मिलाकर कुल 8 या 9 बच्चे रह सकते हैं। एक परिवार में 8 या 9 बच्चे रहते हैं और उनकी देखभाल एक माता के द्वारा की जाती है, एसओएस माँ के द्वारा। यह स्वाभाविक परिवार की भांति यहाँ पे भी माता अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है, उनकी देखभाल करती है। वह किसी अन्य माँ की तरह ही प्रगाढ़ मातृक वृत्ति से भरपूर होती है। एसओएस माताएं प्राय वे महिलाएं होती हैं जो कि बेसहारा होती हैं, यानी कि वो महिलाएं भी ऐसी होती हैं जिनके पास कोई नहीं होता तो बच्चों को भी अपने बच्चों की तरह ही पालती पोसती हैं। इस प्रक्रिया में उन्हें भी एक घर और एक लक्ष्य मिल जाता है। बाल ग्राम के अलावा यह संगठन इन ग्रामों के पड़ोस में रहने वाले समुदायों को भी सेवाएं प्रदान कर देता है। जो सेवाएं होती है क्या होते हैं? स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधाएं, मातृक बाल क्लिनिक, स्कूल इत्यादि। फरीदाबाद, भीमताल, वाराणसी, धर्मशाला, मंसूरी में चल रहे हैं एसओएस। हरमन जिमेनर जो स्कूल एसओएस बालग्राम के जो बच्चे होते हैं, स्थानीय समुदाय के बच्चे, दोनों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और ये बालग्राम में जो बच्चे हैं वो आगे जाके ये अपने पैरों पे खड़े होते हैं और अन्य जो वयस्क नागरिक हैं हमारे देश के, उनकी तरह ये नौकरी भी लगते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आगे जाके अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। तो ये हमारे भारत का एक बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके लिए एक संगठन है। 7वें का ख प्रमस्तिष्क घात का जो बच्चा होता है ना उसकी विशेषताएं क्या होती है, फिर प्रमस्तिष्क घात होता है वो बच्चे उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। प्रमस्तिष्क घात का अर्थ है किसी ऐसी असामान्यता या क्षति का होना जिसमें शारीरिक गति के नियंत्रण का नाश हो जाता है। प्रमस्तिष्क घात हर देश व हर परिवार में पाया जा सकता है, यानी कि किसी भी देश के बच्चों को हो सकता है, किसी भी परिवार में पाया जा सकता है। विश्व के प्रत्येक 300 में से एक बच्चा इस रोग के साथ ही पैदा होता है, यानी कि अगर 300 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो एक बच्चे को इसमें से ये समस्या हो सकती है प्रमस्तिष्क घात की। इसमें मानसिक मंदता, दृष्टि दोष, वाक दोष, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक विकार, स्वर्ण दोष आदि भी संगतियां भी हो सकती हैं। इसके प्रारंभिक अंतक्षेप के संबंध में हम बच्चे के माता पिता को क्या सलाह दे सकते हैं? बच्चे को निगलना सिखा सकते हैं माता पिता। उसके लिए क्या करेंगे? इस बीमारी में बच्चे के मुंह से लगातार लार रिसती रहती है और बच्चे को अपना थूक निगलने में भी समस्या होती है। इसलिए क्या माता पिता के द्वारा बच्चे को सिखाया जाए कि वो अपने हाथ से गले के दोनों ओर रखे अपना हाथ, अपने होठ बाहर की ओर रखे और बच्चों को थूक निगलने के लिए भी प्रेरित करें कि किस तरह से खाना खाने, नहीं प्रक्रिया बच्चे को शांति से समझाएं, बार बार समझाएं। खाना खाने में बच्चे की सहायता भी करना। बच्चे को फीका खाना देना है क्योंकि मीठे खाने से लार ज़्यादा टपकती है तो बच्चे को समस्या होगी। प्रारंभ में गाढ़े तरल पदार्थ दे जैसे सूप, दूध दे जो कि आसानी से निगले जा सके। उबला आलू भी दे सकते हैं। जब बच्चा थोड़ा समर्थ दिखाई दे तो ठोस खाना चबाकर और काटकर खाना बच्चे को सिखलाएं।
नेक्स्ट क्या करेंगे, शौचालयों का प्रयोग करना सिखाएंगे। प्रमस्तिष्क घात वाले बच्चे अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, अतः उनको शौचालयों में अकेले बैठने में दिक्कत हो सकती है। इसके लिए अनेक सहायक सामग्रियां होती है जो कि बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। जैसे शौचालय के लिए पॉट के ऊपर बैठने के लिए भी ऐसी संरचना बनती है जिसके ऊपर क्या बच्चा आराम से दोनों साइड से पकड़ के अपने हाथ से आराम से बैठ सकता है खुद से। तो इस तरह से बच्चों को शौचालय को प्रयोग करना सिखा सकते हैं। हाथों की क्रियाओं में सामंजस्य बनाना सिखाना। ऐसे बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों को कोई चीज़ पकड़ने, मोड़ने, दबाने की क्रिया के अवसर देने चाहिए ताकि बच्चे की कलाई व उंगलियों की मांसपेशियां सुदृढ़ बन सकें। यानी कि बच्चे की जो उंगलियां और कलाइयां होती हैं ना, उनका विकास हो सके। बच्चे को स्वयं से खाना खाने दे। अगर खाना गिर जाए तो अधीर नहीं होने, परेशान नहीं होना है। बच्चे को इस चीज़ का प्रयास करने दे। बच्चा एक बार गिराएगा, 2 बार गिराएगा, करने दे, लेकिन बच्चे को कोशिश लगातार करने दे। इस प्रकार से माता पिता बच्चे की स्थिति में सुधारात्मक परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो ये प्रमस्तिष्क घात के लिए आप आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष शिक्षा की विशेषताएं पूछी गई हमसे। तो विशेष शिक्षा का मतलब होता है विशेष प्रकार से तैयार की गई एक शिक्षण पद्धति जो कि विशेष बच्चे की खास ज़रूरतों को पूरा करती है। इसमें पढ़ाने के तरीके विशेष होते हैं, विशेष सामग्री होती है, वह यदि आवश्यक हो तो विशेष प्रकार की कक्षाएं व बच्चों की ज़रूरत के अनुसार विशेष प्रकार की खेल कूद सामग्री सम्मिलित होती है। अधिकतर बालक अध्यापिका के पढ़ाने की पद्धति द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। हालांकि बच्चों में व्यक्तिगत अंतर होते हैं, यानी कि कुछ बच्चे जल्दी सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट सीखते हैं। तो बच्चे टू बच्चे पे डिपेंड करता है। जो बच्चे पढ़ने में समय लेते हैं, समझने में समय लेते हैं, उन पर अध्यापिका थोड़ा ज़्यादा ध्यान देती है, उनके हित के लिए अपनी पढ़ाई की पद्धति को थोड़ा बदल देती है। इस तरह से वो बच्चे भी अन्य बच्चों के साथ पढ़ाई की और अग्रसर होते हैं। इस प्रकार एक नियमित कक्षा में अध्यापिका संपूर्ण कक्षा को एक विशेष पद्धति से विशेष विषय पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि कक्षा में ज़्यादातर बच्चे विशेष स्तर के होते हैं। ऐसी स्थिति में जो शिक्षिका होते हैं उसका जो सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीके में सामान्यीकरण कर लिया जाता है, किंतु उपर्युक्त मान्यता विशेष बच्चों के बारे में सही नहीं है, जो कि शिक्षा ग्रहण करने में कोई ना कोई समस्या महसूस करते हैं। यानी कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको कोई ना कोई समस्या जरूर महसूस होती है, तो वो ये शिक्षा नहीं ले सकते हैं। न केवल विशेष बच्चे की सीखने की योग्यता व जो ज़रूरतें होती हैं वो सामान्य बच्चों से अलग होती हैं, बल्कि साथ ही समान आयु के समान जो बच्चे होते हैं, उनकी अपंगता वाले बच्चे होते हैं, उनकी क्षमताएं भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यानी कि 2 बच्चे हैं, उनको अगर कोई समस्या है, विशेष दोनों विशेष बच्चे, उनकी योग्यता विशेषताएं भी अलग अलग हो सकती हैं। अतः यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हमारी देखरेख में जो बच्चे होते हैं, जो असामान्य बच्चे होते हैं ना, 10 बच्चे हैं तो सभी एक पद्धति से पढ़ाएंगे तो सीख जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उनके लिए भी हमें अलग अलग पद्धति अपनानी पड़ सकती है। हमें विशेष शिक्षा की विशेषताएं लिखनी है। विशेष शिक्षा की यह पहली विशेषता है कि विशेष जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षण कार्यक्रम उनकी व्यक्तिगत योग्यताओं के ऊपर आधारित होना चाहिए। शिक्षण एवं शिक्षा नीति का व्यक्तिकरण होना चाहिए। विशेष शिक्षा की दूसरी विशेषता है कि हमें सीखने के कार्यों को ध्यानपूर्वक क्रमबद्ध करना होगा, ताकि हम उन शिक्षण कार्यों से शुरू कर सके जो बालिका कर रही है, और धीरे धीरे वो सिखाएंगे हम बच्चों को जो कठिन हो, यानी कि आसानी से कठिनता की ओर हम बच्चे को विशेष शिक्षा दे सकते हैं। एक विशेष बालिका को कुछ सिखाने में अंतर यह होगा कि हमें उसे सिखाएंगे तो सिखाने की प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ सकता है, और बच्चे को काफ़ी लंबे समय तक अभ्यास कराना होगा जब तक वह उस काम में सिद्ध नहीं हो जाते हैं। विशेष शिक्षा का तीसरा पहलू यह होता है कि बालिका जो होती है, विशेष चाइल्ड होता है, उनमें उन क्षमताओं योग्यताओं को विकसित करना भी जरूरी होता है जिसके लिए वे रोजमर्रा के कार्य स्वयं करने व उत्पादक कार्य करने के योग्य बन जाएं। जहाँ तक संभव हो बच्चे जो होते हैं ना, उनको आत्मनिर्भर बनाने के ऊपर भी बल दिया जाना चाहिए। यह इस धारणा पर आधारित है कि प्रत्येक बच्चे को सिखाया जा सकता है और प्रत्येक बच्चे में सुधार लाया जा सकता है। जब बच्चे कुछ सीखते हैं तो अभिभावक प्राय उन्हें पारितोषिक यानी इनाम देते हैं, किंतु विशेष बच्चों के साथ अंतःक्रिया के दौरान पारितोषिक देना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है। यानी नॉर्मल बच्चों को देते हैं, लेकिन अगर विशेष बच्चों को देंगे तो इसका ज़्यादा असर पड़ता है।
विशेष शिक्षा का यह चौथा घटक है। प्रत्येक कार्य को सीखने में विशेष बच्चों को इतना समय लगता है, इतनी मेहनत लगती है कि उनकी प्रेरणा बनाए रखना जरूरी होता है और उनका दृढ़ निश्चय को कायम करने के लिए उन्हें उसी टाइम पारितोषिक यानी कि इनाम देना जरूरी हो जाता है। तो इससे क्या है, बच्चे में उत्साह बना रहेगा। तो ये विशेष शिक्षा की विशेषताएं हो गई। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था कि मोबाइल क्रैश के अद्वितीय विशेषताएं बतानी है। तो हमें 5 विशेषताएं बतानी है। मोबाइल क्रैश क्या होता है? मोबाइल क्रैश एक ऐसी संस्था होती है जिसमें कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको शिक्षा के लिए अलग अलग जगह के ऊपर क्रैश बनाए जाते हैं। वहाँ पे एक जगह बनाएंगे, फिर दूसरी जगह पे भी वो क्रैश वहीं से, ऐसा नहीं है कि जैसे स्कूल एक जगह खोल लिया तो वहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। मोबाइल क्रैश में वो क्रैश जहाँ पे उन्हें जगह मिलती है वहाँ पे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मोबाइल क्रैश एक स्वयंसेवी संस्था है। इसकी स्थापना सन 1965 में मीरा महादेव द्वारा भवन निर्माण के कार्य करने वाले जो मजदूर होते हैं उनके बच्चों के लिए बनाई गई थी। उनके बच्चों के लिए शिशु गृह व दिवस सेवा प्रदान करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। यह दिल्ली, मुंबई, पुणे में 12 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए स्वास्थ्य देखभाल, पूरक आहार, खेल कूद व शालापूर्व क्रियाओं का आयोजन करती है। और जो ये केंद्र होते हैं, क्रैश केंद्र, यहाँ पे वहाँ उस जगह पे खोले जाते हैं जहाँ पे भवन निर्माण हो रहा होता है। और जो भवन निर्माण होता है तो वहाँ पे वो जो जगह होती है ना, वो ठेकेदार ही प्रदान कर देता है। केंद्र में बच्चों को नहलाना, स्वास्थ्य सेवाएं, पूरक आहार आदि की सुविधा दी जाती है। जो माएँ होती है केंद्र में आके बच्चों को दूध भी पिला सकते हैं, इसकी विशेषता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शालापूर्व केंद्रों या बालवाड़ी में भेजा जाता है। बच्चों को खेल के द्वारा सीखने के मौके दिए जाते हैं। खेल, कला व रचनात्मक कार्यों के लिए कम मूल्य व लागत की सामग्री स्वयं केंद्र में बना ली जाती है। नृत्य, गीत, नाटक या खेल क्रियाएं बच्चों के प्रतिदिन के कार्यक्रम का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। जो बच्चे होते हैं 6 से 12 वर्ष के, उनकी आयु के बच्चों का दाखिला वो फिर क्रैश वाले ही सरकारी स्कूलों में करवा दिया जाता है। यहाँ माता पिता भी बाल स्वास्थ्य, पोषण, परिवार नियोजन के बारे में शिक्षित हो सकते हैं। उनके लिए भी सभाएं आयोजित की जाती हैं। नेक्स्ट इसकी विशेषता है कि परिवारों की भागीदारी बढ़ाने के लिए वहाँ पे छुट्टी के दिन या संडे के दिन या वैसे छुट्टी होती है तो कैंप लगाए जाते हैं, प्रदर्शनी की जाती है, त्योहार मनाए जाते हैं, आदि कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किए जाते हैं। तो ये मोबाइल क्रैश की विशेषताएं हो गई। तो यहाँ पे हमारे 7 प्रश्न थे जो DECE 3 के जून 2021 के, जो जून 2022 के पेपर में आए थे, उनके मैंने सारे आंसर आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप लोगों के लिए वीडियो यूज़फुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।